नमस्कार, उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो उत्तराखंड में बीजेपी जल्द ही अपना चुनाव अभियान का शंखनाद कर सकती है। प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराखंड दौरा प्रस्तावित है। 3 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी देहरादून आ सकते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी एक बड़ी रैली को संबोधित कर सकते हैं। तो अब रैली प्रधानमंत्री की होगी और इस रैली को संबोधित प्रधानमंत्री करने वाले हैं। चुनाव बिल्कुल अब सामने आ चुका है, ऐसे में प्रधानमंत्री का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है, ये रैली बेहद अहम मानी जा रही है। बीजेपी जल्द ही अपना चुनाव अभियान का शंखनाद कर सकती है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराखंड दौरा होगा और 3 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी देहरादून आ सकते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री एक बड़ी रैली को संबोधित कर सकते हैं। और देहरादून में बीजेपी इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग हुई है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, चुनाव सह प्रभारी आरपी सिंह, लॉकेट चैटर्जी समेत कई नेता मौजूद रहे। वहीं बीजेपी अपना चुनावी मैनिफेस्टो बनाने के लिए जनता से सुझाव मांगने जा रही है। इसके लिए बीजेपी सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में सुझाव पेटिका लगाएगी, जिसमें आम जनता से हफ्ते भर तक सुझाव लिए जाएंगे। ये सुझाव मैनिफेस्टो कमेटी पार्टी को देगी और पार्टी इसे अपने घोषणा पत्र में शामिल करेगी। वहीं आज भी मीटिंग का दौर जारी रहेगा। आज भी मीटिंग में केंद्रीय चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, सीएम पुष्कर धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, सह चुनाव प्रभारी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम भी मौजूद रहने वाले हैं। आज भी चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक में चर्चा होगी। हमारी 70 विधानसभाओं में 70 जो हमारी एक सुझाव पेटिका है वो रखी जाएंगी। सप्ताह भर तक वहाँ के कार्यकर्ता, वहाँ की जनता, वहाँ की पब्लिक, वहाँ के आम नागरिक उसमें सुझाव हम लोगों को देंगे और उन सब सुझाव को इकट्ठा करके घोषणा पत्र जो समिति बनी है वो हमें देगी और हम उस पार्टी में घोषणा पत्र को हम तब जाकर जारी करेंगे। और बुधवार को देहरादून में कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग हुई, जिसमें कमेटी के अध्यक्ष अविनाश पांडे समेत सभी 9 सदस्य मौजूद रहे, जिसमें हर सीट पर दावेदारों के चयन को लेकर बातचीत हुई और तय हुआ कि स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर 3-3 दिन गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में जाएंगे और वहां पर विधानसभा चुनाव को लेकर दावेदार नेताओं और कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। चेयरमैन अविनाश पांडे ने कहा कि मीटिंग के बाद एक बात तो तय है कि उत्तराखंड में बदलाव होने जा रहा है। जनता ने कांग्रेस को जिताने का मन बना लिया है। एक चीज बिना किसी शक के स्पष्ट दिख रही है कि उत्तराखंड में निश्चित रूप से बदलाव होने जा रहा है और कांग्रेस लोगों का विश्वास हासिल कर प्रदेश की जनता कांग्रेस को सेवा का मौका देने जा रही है। और मसूरी के लिए करीब 800 करोड़ की लागत से बनने वाले 4 किलोमीटर लंबी टनल का निर्माण कार्य का दिसंबर से शुरू हो सकता है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर टनल के निर्माण कार्य के शिलान्यास को दिसंबर में उत्तराखंड आने का आग्रह किया है। ये जो टनल होगा वो मसूरी के लिए बाईपास का काम करेगी। और चुनावों के समय में ना सिर्फ राजनीतिक दलों की राजनीति गर्म है, बल्कि कर्मचारी संगठन भी ईंट से ईंट बजाने को तैयार है। जरा देखिए रिपोर्ट। राजनीतिक दलों ने अपनी कमर चुनाव के लिए कस ली है। चुनाव में जाने की तैयारी कर रहे राजनेताओं को कर्मचारी संगठन भी चुनौती दे रहे हैं, जो अपनी मांगों को लेकर प्रदेश में जगह जगह आंदोलन कर रहे हैं। प्रदेश में स्वास्थ्य से लेकर राजस्व, आईटीआई और निगमों तक के कर्मचारी लगातार अपनी मांगों को लेकर दबाव बनाए हुए हैं और मांगे न मानने तक हड़ताल की धमकी दे रहे हैं। नहीं, हमारा इलेक्शन से कोई मतलब नहीं है। सरकार अगर हमारी मांगे पूरी कर लेती है तो हम अभी वापस आ जाएंगे, लेकिन हमारा जो है चुनाव वगैरह स्टैंड से कोई मतलब नहीं है। दूसरी तरफ विपक्ष को भी कर्मचारियों की इन हड़तालों से बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया, इसलिए विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है। इन 4 सालों में, पिछले 4 सालों में सरकार ने कर्मचारियों के हितों में कोई भी निर्णय नहीं लिया और आज जैसे ही चुनाव आया तो कर्मचारियों को भी लग रहा है कि ये मौका है।
जाहिर है चुनावी मौसम में कर्मचारियों के हड़ताली सुर सरकार के लिए अच्छे संकेत नहीं। इसलिए सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद हर कर्मचारी संगठन को बातचीत के लिए बुला रहे हैं। इसी का नतीजा है कि सीएम आशा कार्यकर्ताओं से लेकर आंगनबाड़ी और स्वास्थ्य कर्मचारियों की मांगों पर सीधे विचार कर चुके हैं। हालांकि अभी भी कई कर्मचारी संगठन हड़ताल पर डटे हुए हैं। हल्द्वानी से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। और रामनगर से खबर लेते हैं, जहां पर यूपी एसटीएफ ने बाउंसर को गिरफ्तार किया है। जी हां, रिसोर्ट में तैनात था उत्तर प्रदेश का बाउंसर पर हत्या और हत्या के प्रयास का आरोप लगा हुआ है। मुरादाबाद में आरोपी पर मुकदमे दर्ज हैं। समसारा रिसोर्ट में बाउंसर ने ली थी पनाह और अब पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। और किच्छा चीनी के पेराई सत्र का विधायक राजेश शुक्ला ने पूजा अर्चना के बाद केन कैरियर में गन्ना डालकर शुभारंभ किया। मिल में गन्ना लेकर आए बैलगाड़ी चालक और ट्रैक्टर ट्रॉली चालक को सम्मानित किया गया। विधायक राजेश शुक्ला ने कहा कि पहली बार बीजेपी सरकार ने वर्तमान पेराई सत्र से पहले गन्ना किसानों को पूरा बकाया भुगतान कर दिया है। सरकार किसानों की समस्याओं को लेकर संवेदनशील है। हमारी चीनी मिल का शुभारंभ इस पेराई सत्र का इस समय हो रहा है। मुझे खुशी है कि इस बार मिल की मेंटेनेंस बहुत अच्छी हुई है, बहुत बढ़िया से काम हुआ है और सरकार कितनी प्रतिबद्ध है अपने गन्ना किसानों के लिए। इसका उदाहरण है कि सिदारगंज चीनी मिल जो कांग्रेस शासन में बंद हो गई थी और इसको चलाना लगभग असंभव हो गया था, हमारी सरकार ने उस मिल को भी चालू करने का प्रण किया है। और चुनावी साल में दलित वोट बैंक को लुभाने के लिए सभी दलों ने कोशिशें तेज कर दी है। आखिर नैनीताल में क्या है दलितों का समीकरण, जरा देखिए इस रिपोर्ट में। – 2022 के चुनाव से ठीक पहले दलित राजनीतिक दलों को फिर से याद आने लगे हैं। बीजेपी हो या कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या कोई दूसरा दल, हर कोई खुद को इनका सबसे बड़ा हितैषी बताने में जुटा है। खुद मुख्यमंत्री अचानक दलित के घर खाना खाने पहुंचकर दलितों को साधने में जुटे हैं, तो वहीं संगठन भी दलितों को सम्मेलनों के जरिए खुद के साथ खड़ा करने में जुटा है। हालांकि कांग्रेस ने यशपाल आर्य को अपने पाले में खड़ा कर बीजेपी को झटका तो दिया है, वहीं बीजेपी अपने कामों के बल पर दलितों को जुटाने में जुटी है। कांग्रेस और अन्य उससे संबंधित दल ने मात्र जो इस वर्ग को बरगलाने का काम किया, इसके वर्ग को डराकर वोट लेने का काम किया और हमने काम करके आज इस कारण बड़ी मात्रा में अनुसूचित वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ है। दरअसल राज्य की सियासत में दलितों का बड़ा रोल है। राज्य की 12 सीटें अनुसूचित जाति के जरिए रिजर्व हैं। वहीं सियासी माहौल को किसी भी दल की तरफ करने के लिए हर सीट पर 12 से 16% तक इस वर्ग की ताकत है। निर्णायक भूमिका में रहने वाले इस वर्ग को साधने में खास तौर पर दोनों दल लगे हैं। वहीं कांग्रेस आजादी से लेकर अब तक दलितों के लिए किए गए कामों को बता रही है। जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, आज हर मामले में जो है कांग्रेस की सरकार की योजनाएं ही क्रियान्वित हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने पिछले 5 साल में कोई नया काम ऐसा न दलितों के लिए किया, न आम जन सामान्य के लिए किया। आखिर क्यों दलित भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगा, ये प्रश्न है। बहरहाल चुनाव से पहले दलित प्रेम ने बता दिया कि राजनीतिक दलों के लिए अनुसूचित जाति के मतदाताओं की अहमियत कितनी है। हालांकि इस वर्ग को साधने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने दलित मुख्यमंत्री का शिकूफा भी छोड़ दिया है। बहरहाल ये तो चुनाव बताएगा कि आखिर दलित किसका है। नैनीताल से न्यूज 18 के लिए वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। और अगर इस बार मौसम मेहरबान रहा तो फरवरी में विश्व प्रसिद्ध औली में नेशनल खेलों का आयोजन किया जाएगा, जिसकी तैयारियों में उत्तराखंड सरकार और स्थानीय प्रशासन जुट चुका है। तेरह 1300 मीटर लंबे और 40 मीटर चौड़े औली के स्लोप की गिनती दुनिया के बेहतरीन स्लोप में होती है। समय पर बर्फ न पड़ने की स्थिति में यहाँ आर्टिफिशियल स्नो मेकिंग मशीन भी लगाई गई है। 25,000 किलोलीटर की क्षमता की एक कृत्रिम झील भी यहाँ पर है। स्लोप पर फिनिशिंग पॉइंट से स्टार्ट पॉइंट तक 800 मीटर लंबी चेयर लिफ्ट और 500 मीटर स्की लिफ्ट की सुविधा भी उपलब्ध है। औली में सैफ विंटर खेलों का आयोजन भी किया जा चुका है, लेकिन बीते 2 साल में कोरोना की वजह से नेशनल गेम भी यहाँ नहीं हो सके।
लेकिन इस बार उत्तराखंड सरकार औली में होने वाले नेशनल खेलों की तैयारियों में जुट चुकी है। 2 वर्षों से कोरोना काल में वहाँ क्रीड़ा प्रतियोगिताएं नहीं हो पाई हैं। इस वर्ष जैसे कि मौसम विभाग बता रहा है कि अच्छी संख्या में बर्फबारी होने की संभावना है और जो प्रतियोगिताएं हैं इस वर्ष विधिवत रूप से होंगे। औली में होने वाले नेशनल खेलों के लिए प्रशासन ने अभी से कमर कस ली है। औली में सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। अगर इस बार बर्फबारी होती है तो प्रशासन का दावा है कि फरवरी में औली में नेशनल खेलों का आयोजन कराया जाएगा। GMVN जो कि इसमें मुख्य रूप से गेमों को संचालित करता है, उनको विशेष निर्देश दिए हैं कि जो भी गेमों से पूर्व तैयारियों के संबंध में अभी इस समय कोई समस्याएं आ रही हैं तो तत्काल मुझे अवगत कराएं ताकि अभी समय रहते उनका निष्कारण किया जा सके। फरवरी महीने में अगर औली में खेल होते हैं तो स्थानीय कारोबारियों को भी काफी फायदा होगा और खिलाड़ियों को भी अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। लेकिन अब सभी की उम्मीद इस बार बर्फबारी पर टिकी हुई है। जोशीमठ से न्यूज़ 18 के लिए नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। देहरादून वन प्रभाग के झाझरा रेंज में एक बार फिर से शिकारियों द्वारा लगाए गए फंदे में गुलदार फंस गया। गुलदार काफी देर तक फंदे में फंसा रहा। फिर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने गुलदार को बेहोश कर किसी तरह से फंदे से निकालने में कामयाबी हासिल की। और उत्तरकाशी के ब्रह्मखाल क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से गुलदार की दहशत से लोग परेशान हैं। गुलदार पिछले 15 दिनों से क्षेत्र में घूम रहा है और कुछ लोगों पर हमला भी कर चुका है। शाम होते ही इलाके में सन्नाटा छा जाता है। स्थानीय लोगों ने वन विभाग से गश्त बढ़ाने की अब अपील की है। और कुमाऊं में पिछले 4 साल से जंगली जानवरों के हमले बढ़ते चले जा रहे हैं, जिससे लोगों में दहशत है। वहीं कांग्रेस इस मुद्दे पर सरकार को घेर रही है। एक रिपोर्ट जरा देखिए। पहाड़ी इलाकों में जंगली जानवरों का खौफ बढ़ता जा रहा है। पिछले 4 सालों में कुमाऊं के पहाड़ी इलाकों में जंगली जानवरों ने कम से कम 60 लोगों की जान ले ली, जबकि सैकड़ों लोग घायल हो चुके हैं। लगातार कटते जंगलों की वजह से जंगली जानवर रिहायशी इलाकों तक पहुंच रहे हैं, जिससे लोगों में दहशत है। इसमें वर्ष 2018-19 में 12 घटनाएं हुई थी, 19-20 में 10 हुई हैं, 20-21 में 28 और 21-22 में अभी तक 9 घटनाएं हुई हैं। वहीं कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा और कहा कि कांग्रेस ने जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए जो काम किए थे वो अब बंद किए जा चुके हैं। हमारी सरकार द्वारा कई ऐसे नियम बनाए गए थे, चाहे वो सूर विरोधी दीवार हो, चाहे उनको मारने का प्रावधान रखा गया हो, और उसके अलावा हमने अल्मोड़ा के अंदर बंदर बाड़ा बनाने का काम किया, उनको पकड़ने का काम किया। लेकिन जब से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, उन कामों को रोकने का काम किया, उन कामों को आगे बढ़ाने का नहीं किया गया। फिलहाल जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए वन विभाग द्वारा कोई ठोस नीति बनाने की जरूरत है, नहीं तो पहाड़ खाली होने में समय नहीं लगेगा। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए। और इस वक्त कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। कालागढ़ टाइगर रिजर्व के डीएफओ ने कॉर्बेट के डायरेक्टर को लिखी है चिट्ठी। कॉर्बेट के ढिकाला, झिरना समेत 4 रेंजों का मांगा है नियंत्रण। डीएफओ ने दिया है तर्क, चारों रेंज पौड़ी जिले की सीमा में है। डीएफओ की चिट्ठी से रामनगर के कारोबारियों में अब हड़कंप मच गया है। तो बड़ी खबर आ रही है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से जुड़ी हुई, जहां पर कालागढ़ टाइगर रिजर्व के डीएफओ ने कॉर्बेट के डायरेक्टर को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें उसने कॉर्बेट के ढिकाला, झिरना समेत 4 रेंजों का नियंत्रण मांगा है। डीएफओ ने तर्क दिया है कि चारों रेंज पौड़ी जिले की सीमा में है और डीएफओ की इस चिट्ठी के बाद रामनगर के कारोबारियों में इस वक्त हड़कंप मचा है। तो इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला यहाँ जारी है। सीएम योगी और राज्यपाल रहे मौजूद।